Hello everyone, Mrs. Meenakshi here. Today we will learn about the classification of resources. मेरे पहले वाले वीडियो में हमने रिसोर्सेज के इंट्रोडक्शन और उसके डेफिनेशन की बात की थी. उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया जाएगा. तो आइए अब हम जानते हैं रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में. नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 4 बेसिस पर डिवाइड किया है. नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड on 4 bases. Which are they? So the first is on the basis of origin. Means कि origin के आधार पर हम resources को 2 भागों में बांटते हैं. First is biotic and other is abiotic. Means उनका origin कहाँ से हुआ, उनका source क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं. This all is divided into 2 parts. First is biotic and abiotic. Second is on the basis of exhaustibility. कि ये resources क्या हम continuous use करते रह सकते हैं या एक बार exhaust होने के बाद वो finish हो जाते हैं और हम उन्हें दोबारा use नहीं कर सकते. Yes, on the basis of exhaustibility, they are divided into 2 parts: renewable resources and second is non-renewable resources. डिटेल में हम इनके बारे में बात करेंगे. थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. आखिर इनका मालिक कौन है, ये किसको बिलोंग करते हैं. आर दे इंडिविजुअल और कम्युनिटी बेस्ड, नेशनल और इंटरनेशनल. सो देयर आर 4 डिफरेंट डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट उनका क्या स्टेटस है, उनको हम पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व, इन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. तो आज हम इस वीडियो में पहले 3 क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ओनरशिप. आइए देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन डन इन बायोटिक एंड अबायोटिक. आइए अब इनकी डेफिनेशन की जानते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, कंप्राइजेस लिविंग थिंग्स. मीन्स ऑल द लिविंग बीइंग्स जिनमें जान है, लाइक ऑल द जीव जंतु. फर्स्ट एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग, फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड, फिश, ऑल द मैरीन ऑर्गेनिज्म आर द पार्ट ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज. सेकेंड इज जस्ट अपोजिट, which don't have life. The lifeless, the non-living things are the part of abiotic resources like land, water, air, minerals, rocks, gold, iron, copper, silver, etc. आइए इमेजेस के इनकी फोटोज देखते हैं. Biotic resources like this forest, this is animal and marine resources. Abiotic resources are, these are the rocks and minerals. Now on the basis of exhaustibility, there are 2 types. First is renewable and second is non-renewable. जब हम renewable की बात करते हैं, the resources can be renewed or regenerated, reproduced or reused like solar and wind energy, water, plants, etc. Like सूर्य भगवान तो रोज ही आने वाले हैं, so we can convert that sun into solar energy, and once it is used, again we can reproduce, regenerate, and we can renew it. So these all are known as renewable resources. But other side, there are non-renewable resources. These resources, once we use, once we consume, they are exhausted forever. फिर हम उनको reuse, regenerate नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और 1000 रुपीज का पेट्रोल डलवाया और आपने कुछ किलोमीटर उसको गाड़ी को चलाया, तो जितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ तो उतना वो फिनिश हो गया. कैन वी रीजनरेट इट? कैन वी रीयूज इट? नो, सिंपल. सो दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन इट्स फॉर्मेशन. इन चीजों को बनने में हजारों साल लगते हैं. तो इसीलिए
हम एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाएं, फिनिश हो जाएं, तो हम उन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर लिमिटेड इन द क्वांटिटी। तो इनको यूज करने में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उसके लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव आज खोजने की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे यूज करते जाएंगे तो हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो नहीं बचा पाएंगे। So this is very, very important aspect of non-renewable because we cannot renew them. They are limited in the quantity. Let us see. Renewable resources are these forest, the solar energy and the wind energy. Non-renewable are rocks, minerals, natural gas, and like all these kind of fossil fuels. They are the part of non-renewable. We cannot renew them. The third is on the basis of ownership. On the basis of ownership, we can divide these resources in two parts. First is individual and second is community based. Individual resources are privately owned by an individual. Like I have land or a house, shop, factory, or any property on my name which belongs to me individually. That is my private property. That is individual resource. Second is community based. The resources which are accessible to all the members of the society. Everybody, each and every member of that particular community can use it. Like we see community halls, public parks or playgrounds, जहां पर उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे जाकर खेलते हैं, लोग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं और पार्क में जाकर बैठ सकते हैं. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कैन और द सोसाइटी कैन यूटिलाइज इट. सो ऑल दिस बिलोंग टू द होल community, not to any individual person. Now let us see the third, that is the national resource, the resources which belongs to the government. अगर हम technically बात करें तो each and every resource, whether it is individual or community based, they belong to the government of India, government of that particular country. एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी. जैसे मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, I have a piece of land. If government is having some government project for the welfare of the public, like एक रेलवे प्रोजेक्ट चलाया, वहां से एक रेलवे ट्रैक बिछ रहा है और बीच में मेरी जमीन रास्ते में आती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू मी द ऑर्डर, सरेंडर दिस लैंड, वी विल पे यू द वैल्यू. तो वो लैंड एक्वायर कर सकती है. गवर्नमेंट हैव ऑल द राइट्स टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर लैंड which is coming on the way of any big project which is for the welfare of the nation or welfare of the people. So I have to give up. I have to give that because I will get the value of that land. So technically बात की जाए तो हर resource, individual resource भी government का है, but especially like roads, railways, ये सब government के अंडर आते हैं. और ओशनिक एरिया की अगर हम बात करें तो टिल 12 nautical miles the area in the ocean belongs to the particular nation. इंडियन ओशन में 12 nautical miles तक का एरिया जो है पेरिफेरी में, वो बिलोंग करता है इंडिया को. दैट इज द नेशनल रिसोर्स ऑफ इंडिया. और अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज विच बिलोंगिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक ओशनिक रिसोर्सेज beyond 200 nautical miles belong to the exclusive economic zone, that is EEZ, exclusive economic zone. फिगर आपको लर्न करना है. 200 nautical miles के बियॉन्ड का एरिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को जाता है. आपको यहां पर मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी. मैग्नीज नोड्यूल्स माइन करने के लिए इंडिया ने पाया, we found there is in the bed of Indian Ocean there are manganese nodule. For that mining we took the permission of international agencies, only then we could mine them. So this is all about the three kinds of classification of resources.
Now fourth is left, that I will discuss in my next video. That is on the basis of status of development. I hope you are clear with the classification of resources and stay tuned for the next video. Thank you.